नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज सीटेट की क्लास में मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जिसमें क्वेश्चन जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। इसको हम क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। जैसे जीन पियाजे हुए, वाइगोस्की हुए, तो इन लोग के बारे में मतलब क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। तो इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि प्रैक्टिस करें अच्छे से और इनका भी अच्छे से तैयार हो। दोस्तों को बताइए और इससे उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? बच्चों के विकास का क्रम। बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है, इसे हम देखते हैं। बच्चों का विकास का क्रम जैसे दिया है इसमें, अमूर्त से मूर्त की तरफ। ये क्या होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा ये, क्योंकि आंसर ये रॉन्ग है, क्योंकि मूर्त से अमूर्त होता तो ये सही हो जाता। फिर से देखते हैं दूसरा, समान से विशिष्ट की ओर। ये आंसर सही है। समान से विशिष्ट की ओर इसे कैसे होता है? पहले बच्चा क्या करेगा? पहले इस सिद्धांत में बच्चा पहले समान चीजें, मतलब जैसे समान चीजें सीखेगा, उसके बाद वो विशिष्ट चीजें धीरे धीरे सीखेगा। जैसे बच्चा क्या करता है, इसमें एग्जाम्पल लेंगे समान से विशिष्ट की ओर। जैसे बालक क्या होता है, बालक पहले समान अक्षरों का प्रयोग करेगा, उसके बाद विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे बच्चा पहले जैसे पक्षी को देखेगा तो वो क्या कहेगा? चिड़िया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो और विकास करेगा, उसके बाद वो चिड़ियों के नाम से जानने लगेगा। जैसे जिस चिड़िया का नाम होगा, गौरैया हो गया या कोयल हो गया, मतलब हर चीज की मतलब क्या होता है, पहले सामान्य चीजें जानेगा। सब पक्षी को मतलब क्या होता है, चिड़िया बोलेगा। उसके बाद हर पक्षी का नाम सीखेगा, उसे क्या बोलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चे का विकास किससे होता है? बच्चों का विकास क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, पैरों से सिर की ओर। ये किसका एग्जाम्पल है? पैरों से सिर की ओर, ये सेफेलोकॉर्डल का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, ये हाथ पैर से केंद्र की ओर। ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोक्सिमो कॉर्डल का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है, जो अभिकथन दिया गया है, इसमें बोलता है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं, और जो निम्न आय वाले परिवार से। यह क्या होता है? इसमें कहता है जो उच्च परिवार वाले होते हैं उनका जो दिनचर्या होता है, मतलब कम आय वाले व्यक्ति से इनका दिनचर्या अलग होता है। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं, तर्क क्या है? बच्चे की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा यह बचपन में बहुत विशिष्ट है। इसमें कौन सा आंसर होगा, इसको बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला। पहला कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो बड़े परिवार के बच्चे होते हैं उनका लालन पालन और क्या होता है, जो रहन सहन की जो जीवन शैली होती है, वो निम्न आय वाले लोगों से उनकी अलग होती है। तथा दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों की संकल्पना जो होती है सार्वभौमिक नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा छोटा होता है उसमें मतलब क्या होता है, संकल्पना, जो बच्चों को संकल्पना है वो क्या है, सार्वभौमिक नहीं है, तथा इसमें बच्चों में विविधता होती है। तो ये क्या है, दोनों सही है, क्योंकि इसको ये और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ये की। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसे
बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। ये क्या होता है, पहले बच्चा बड़ी वस्तुओं को उठाता है, मतलब क्या होता है, बड़ी वस्तुओं को उठाता है, उसके बाद वो छोटी छोटी वस्तुओं को उठाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या हो जाएगा, सिफेलोकॉर्डल, मतलब क्या होता है, ये शीर्षगामी, क्योंकि ये शीर्ष से पैर की ओर विकास ये नहीं होगा, ये होगा क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर की ओर विकास होगा। पहले ये छोटी छोटी वस्तुओं को उठाना सीखेगा, उसके बाद बड़ी वस्तुओं को, पहले हाथ से कोई चीज पकड़ेगा, उसके बाद जैसे क्या होता है, उसके बाद वो उंगलियों का प्रयोग करेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समीप, समीप दूर विमुख, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो कॉर्डल। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमो कॉर्डल, इसमें क्या होता है, समीप से मतलब क्या होता है, बीच से, केंद्र से बाहर की ओर बच्चों का विकास होता है। पहले बड़ी वस्तुओं का उपयोग करेगा, उसके बाद छोटी वस्तुओं का उपयोग करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, इसका क्या आंसर है, देखिए इसमें कथन और निष्कर्ष है, इसको पढ़िए। इसका कथन पहला क्या है, बच्चा अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियों केवल अभिभावकों से सीखता है। ये क्या होता है, इसका बच्चा क्या होता है, जो इसमें जो कथन दिया गया है, बच्चा जो समाज में जो जानकारी होती है वो क्या होता है, अपने अभिभावक से सीखता है। ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा समाज से, अपने विद्यालय से और आस पड़ोस, दोस्त यार सबसे सीखता है, क्योंकि ये केवल देखो, ये निगेटिव मार्क, जहाँ केवल लगा रहेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको मैं क्वेश्चन टैग वर्ड बताऊंगा, इसको तैयार कर लिए, क्वेश्चन टैग वर्ड से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसका तर्क क्या है, तर्क क्या है, बच्चों का समाजकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों का जो क्या होता है, इनका जो विकास होता है समाज में किस तरह होता है, इनके बच्चों का समाज में विकास क्या होता है, एक जटिल और समस्यापूर्ण विकास मतलब होता है, समस्यापूर्ण प्रक्रिया होती है, एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चों के समाज में एक सरल प्रक्रिया ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी गलत है और आर भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। इसमें कौन सा, इसको देखिए, संवेदी चालक, ये क्या हो जाएगा, ये जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं, इनसे एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्या होता है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व की समझ मतलब विकसित हो जाती है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तनीय है कि नहीं परिवर्तनीय। जैसे क्या बताया गया है कि जैसे किस अवस्था में बच्चा रहता है, इसको पहले क्या होता है, बच्चा किस अवस्था में रहता है, जैसे पी लिखा है, तो ये पी को कोई इसे आर बना दिया गया, तो बच्चा फिर इसको मतलब रिवर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वो नहीं समझ पाएगा कि वो अस्थायित होता है, वो समझ नहीं पाएगा, परिवर्तनीय नहीं है, कि ये पी फिर दोबारा उसको बनाने के लिए किस तरह इसको इसको मिटा देंगे, तो इसको मिटा देंगे तो ये पी बन जाएगा। ये बच्चे की समझ नहीं विकसित होती, ये किस अवस्था में होती है, देखो अमूर्त होगा नहीं, दूसरा क्या होता है मूर्त, ये क्या हो जाएगा, इसमें समझने सोचने मतलब इसमें तार्किक रूप से सीखता है बच्चा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें बच्चा क्या हो जाएगा, इसमें मूर्त वस्तुओं को अमूर्त की मतलब मूर्त वस्तुओं से ये बच्चों का जो सोचने समझने की विकसित होती है, वो मूर्त वस्तुओं से बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक होता है। इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों की वस्तु अस्थायित होती है, पर यह समझ नहीं पाता कि ये परिवर्तनीय है कि नहीं परिवर्तनीय है। संवेदी गामक होगा नहीं, क्योंकि बच्चा इसमें बच्चों का मतलब ज्यादा विकास यहाँ होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, बच्चों मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों से वस्तुओं की मतलब पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को डैश, इसको हम आंसर पढ़ेंगे। इसका क्या होगा, देखिए, मूल संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मूल संसाधनों व बहुत सी दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसी में क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। या चौथा, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौका मुहैया कराना चाहिए। इसमें ये भी जीन पियाजे से क्वेश्चन है, इसमें जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को दिया गया है। इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों के क्या हो जाएगा, श्रव सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है, श्रव और मतलब दृश्य और श्रव सामग्री, जिससे वो देख भी सके और सुन भी सके और मूर्त भी रहे, उस संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही होगा। क्योंकि ये जटिल होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किस अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा छोटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको जटिल होगा नहीं, जटिल पदानुक्रम में अमूर्त हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। ये परिकल्पना सोच में समस्याओं को सुलझाने का करना चाहिए, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। इसको हम देखते हैं। आप वाइगोस्की की मतलब क्लास लिए होंगे, उसमें बताए थे पाड़ क्या है, पाड़ मचान जिसे बोलते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, भौतिक पुरस्कार ये होगा नहीं, ये निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भौतिक पुरस्कार इसमें वाइगोस्की में नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, उद्दीपन प्रक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना, ये भी नहीं हो जाएगा। सवालों को जवाब से मतलब बताना, ये भी नहीं हो जाएगा। संकेत एवं इशारा देना, ये पाठ क्या होता है, बच्चों को इन्हें सहायता उपलब्ध कराना, ये क्या होता है, पाठ मतलब बच्चों को सहायता उपलब्ध कराओगे तो क्या हो जाएगा, संकेत और इशारों, मतलब ये क्या होता है, बच्चा फंस जाता है या शुरुआती दिनों में, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें सहायता देनी चाहिए, इसे पाठ बोलते हैं, जो वाइगोस्की के अनुसार बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, ये भी लेवाइगोस्की से है। लेवाइगोस्की का मानना था कि क्या है, इसको देखिए, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना ईमान के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ज्ञान, तीसरा क्या है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। चौथा है, ज्ञान का सह-निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, देखो वाइगोस्की में क्या होता है, समाज का जो क्या होता है, एक समाज में, समाज के बारे में बताते हैं। वाइगोस्की के क्या है, सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत है वाइगोस्की के। तो इसमें देखिए कौन सा है जो इसमें समाज के बारे में थोड़ा बहुत संकेत देता है, इसको हम ये ढूंढेंगे। देखते हैं, देखो, सीखना केवल, जो निगेटिव मार्किंग है, ये भी गलत हो जाएगा, केवल दिया है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। फिर इसमें देखेंगे दूसरा क्या है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रण प्रक्रिया है, ये क्या होता है, ये मतलब इनाम उनाम के बारे में वाइगोस्की तो कहते भी नहीं है। फिर ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को एक निष्क्रिय, देखो ये निगेटिव निष्क्रिय तरीके हैं, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, ज्ञान का एक सह निर्माण, क्या होता है, ग्रुप मतलब क्या होता है, सह निर्माण सहयोग से होगा। सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों की स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद से करना हो। इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक का हो जाएगा कि एक खुद से बच्चा करेगा और दूसरों की मदद से करेगा। एक इसमें वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, पासवर्ड क्या बताया था, सामाजिक अंतरक्रिया, इसलिए चौथा आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्त व तर्क करते हैं कि मानवीय व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ये जो लॉरेंस मतलब कोहलबर्ग के अनुसार है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इसमें मतलब क्या बताए थे आपको, वो हिंज नामक एक व्यक्ति जो होता है, हिंज नामक व्यक्ति होता है, उन्हीं के उन पर ये कहानी है। इसको हम देखेंगे क्या होता है। आज्ञा, पहला क्या है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास। तीसरा क्या है, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। चौथा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिन्यास। इसका क्या हो जाएगा, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के सामने क्या बोला गया, उनके द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर में व्यक्त तर्क करते हैं कि मानवीय व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह समाज कानून के खिलाफ हो। इसमें किस अवस्था में कहा गया है कि मतलब किसी का भी मदद करना चाहिए, जैसे क्या होता है, किसी के जो नियम जो कानून है वो हम ही लोग बनाते हैं, क्योंकि किसी का जो बुरा हो रहा है या जैसे कोई है एक्सीडेंट हो गया और वो पड़ा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें उनको बचाना चाहिए। वो क्या होता है, हमारा जो एक धर्म होता है उसमें नियम को नहीं मानेगा कि पहले उसको पुलिस को फ़ोन करें, फिर पुलिस आए, फिर उसके बाद उसकी जांच पड़ताल हो, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाएं। पहले क्या हो जाएगा, उसको बचाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें चौथा अवस्था हो जाएगा, इसको देखें, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत अभिन्यास। इसमें क्या होता है, सभी नियम उसको निग्लेक्ट कर देता है। सार्वभौमिक होता है उसमें मतलब सबकी मदद करने के लिए सोचता है। इसकी चौथा अवस्था, क्योंकि दंड और आज्ञा पालन का इसमें कोई उल्लेख किया ही नहीं गया, अच्छा लड़की और अच्छा लड़की के बारे में बताया ही नहीं गया, और अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था के बारे में भी इसमें कोई नहीं बताएगा। इसमें क्या है, मानवीय नियमों को मतलब क्या है, उनको भले ही समाज में कानून के खिलाफ है। तो इसको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है। क्या है, इसे एक सरल प्रक्रिया है। सरल और क्या होता है, सरल कठिन, इसको हम क्वेश्चन मतलब व्हाट टैगोर बताए थे, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा ये सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, इसमें बच्चे शिक्षण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, प्रगतिशील, जिसमें बच्चों को समूह के द्वारा बच्चों का विकास किया जाता है। इसमें सामग्री और अनुभव से जुड़कर विद्यार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग कर मतलब करने के लिए आत्मनिर्भर एवं उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने पर बढ़ावा दिया जाता है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव टैगोर में ये क्या हो जाएगा, केवल भी गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, परीक्षाओं पे प्रतिबंध लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें हम हार्वर्ड गार्डनर के बौद्ध बुद्धि के सिद्धांत को हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। उपलब्धि एवं बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना, ये भी गलत हो जाएगा। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। इसमें क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। इसको क्या हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को जो प्राथमिक स्तर में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें अंग्रेजी माध्यम में नहीं देनी चाहिए, संस्कृत माध्यम में भी नहीं देनी चाहिए। उससे क्या हो, मातृभाषा या घर की भाषा में उन्हें प्राथमिक स्तर पे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अनुसार है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष में की विशेषताएं हैं? किस कक्षा कक्ष की विशेषता, इसको हम देखते हैं। क्या है, व्यवहारिकवाद, व्यवहारिकवादी कक्षा कक्ष। दूसरा क्या है, सामाजिक एवं संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षण केंद्रित कक्षा कक्ष एवं चौथा क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। क्योंकि बैठने की व्यवस्था, लचीलापन एवं अधिगमकर्ताओं को समूह में कार्य करने की कक्षा, किस, इसमें समाज की तरह जो होता है कक्षा में व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे से समाज की तरह मिलकर एक दूसरे के सहयोग से कक्षा में मतलब व्यवस्था और अच्छे से पढ़ाई में विकास कर सकें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की शिक्षण शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखने में मदद होगी? इसमें पहला देखते हैं, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला मानवीकृत एवं एक समान। दूसरा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित। तीसरा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। चौथा क्या हो जाएगा, संलग्न एवं निर्देशित। इसको हम किस तरह करते हैं, किस प्रकार के शिक्षण मतलब शिक्षा शास्त्र की एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए मदद की करनी चाहिए। किस प्रकार मदद करनी चाहिए शिक्षक को, इसमें शिक्षक को किस तरह व्यवस्था करनी चाहिए, मानवीकृत एवं एक समान। क्योंकि जैसे बच्चा जो मतलब जो देख नहीं पाता है या जो सुन मतलब क्या होता है, पढ़ने की जो ज़्यादा मतलब एक बार में उसे समझ नहीं आता, तो बच्चे एक समान व्यवस्था कक्षा में नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाए, संलग्न एवं संदर्भित। इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है इसमें बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं एवं उनके योग्यताओं के अनुसार शिक्षक बच्चों की सुविधा दे सके। जो बच्चा पढ़ने में कम जानकार है उन्हें आगे बैठाएगा, और जो जिसे बच्चा जो कम सुनते हैं उन्हें भी आगे बैठाएगा। तो इसमें क्या होता है, उस अनुसार बच्चों को मतलब क्या होता है, व्यवस्था बनानी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान बच्चों की मतलब शिक्षा व्यवस्था में एक समान मदद नहीं करनी चाहिए, उन्हें संलग्न और संदर्भित व्यवस्था करनी चाहिए बच्चों को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है सन 2020 के अनुसार क्या होता है, इससे पहला देखिए, रटने की क्षमता का परीक्षण। ये क्या होता है, इसमें रटने को मान्यता नहीं दिया गया है, रटना जहां देखेंगे उसको तुरंत गलत कर देंगे। पुनर्उत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना, ये भी याद करने का, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि याद भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा देखेंगे, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं, पूरे देश में बच्चों की तुलना तुलना एवं मानदंड, ये तुलना भी नहीं करनी चाहिए बच्चों को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है, समावेशन का क्या अर्थ है इसे हम देखते हैं। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, या दूसरा क्या है, अनुचित प्रयास एवं अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। तीसरा क्या है,
भेदभाव को बढ़ावा देने और मतभेद के प्रति असहिष्णुता रखना या भागीदारी और जुड़ाव को असमान अवसर देना। इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। समावेशन का अर्थ क्या होता है, इसमें देखते हैं सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, ये सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इनमें गतिविधियों को समान अवसर पर भाग देना चाहिए तथा उनके मूल्यांकन पर समान विद्यार्थियों के साथ, मतलब उनको बच्चों को क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष, मतलब उनको पता होना चाहिए कि समाज में क्या कैसा होता है। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि अलगाव के बारे में बोला गया। भेदभाव को बढ़ावा देना ये भी गलत हो जाएगा तथा भागीदारी और जुड़ाव का असमान अवसर ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ये देखते हैं। इसमें देखते हैं हर विद्यार्थी को पहचाने तथा उसका सम्मान करें, पहला। दूसरा क्या है, प्रभुशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। तीसरा क्या है, शिक्षण की सामग्री को विविधता शामिल करें। चौथा क्या है, कक्षा में संस्कृत संवेदनशील का अभ्यास कराएं। हर विद्यार्थियों को पहचानने व उसका सम्मान करें, यह क्या हो जाएगा। इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें देखेंगे किससे बचना चाहिए, इसमें क्या है किससे बचना चाहिए, तो इसमें क्या है, निगेटिव टैग वर्ड में देखेंगे कौन सा गलत है। हर विद्यार्थियों को पहचानने उसको सम्मान करें, ये तो सही हो जाएगा। जो प्रभुत्वशाली समूहों को अनुभवों को प्राथमिकता दें, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मतलब यही सही होगा। इसमें नेगेटिव किससे बचना चाहिए, तो बचने के लिए इसमें हम नेगेटिव ढूंढेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका ये सही होगा। क्योंकि किससे बचना चाहिए, तो जो प्रभुत्वशाली समूह में जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता न दें, मतलब सबको बराबर की मतलब क्या है, उन्हें बराबर प्राथमिकता दें, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण सामग्री में विविधताओं को शामिल करें, ये भी सही है। फिर ये क्या है, चौथा, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशील का अभ्यास कराएं, ये भी सही है। तो किससे बचना, ये निगेटिव क्वेश्चन है, जिसमें निगेटिव टैग वर्ड आएंगे उसमें हमें निगेटिव ढूंढना चाहिए। जैसे किससे बचने के दिया गया है ना, तो इसमें देखेंगे दूसरा, इसमें ये भी सही है क्योंकि कक्षा में हर विद्यार्थी को पहचाने तो उनका सम्मान करें। तथा तीसरा क्या है, शिक्षण सामग्री में विविधता शामिल करें, ये भी सही है। फिर चौथा क्या है, कक्षा में सांस्कृतिक और संवेदनशील का अभ्यास कराएं, ये भी सही। हमें किससे बचना चाहिए, ये दूसरा हो जाएगा, किसे, मतलब सबको बराबर का प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, हम आपको बताए थे। लेक्सिया से आपको क्या पता होता है, लेक्चर से संबंधित होता है ना। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो ये पढ़ने से संबंधित होता है। जैसे दिया गया है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, तो ये पढ़ने से संबंधित जुड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा, इसको देखते हैं। पहला क्या है, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विविधताओं को अनुमति दें, ये क्या होता है, केवल दिया गया है, तो इसको हम गलत पहले ही कर देंगे। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तब बहुत लंबे तथा बारंबारता को दत्तिकार दें,
ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या देखेंगे, चौथा सही है, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्पों को प्रदान करें। इसमें देखते हैं जो अधिगम अक्षमता होती है उन्हें विद्यार्थियों को समावेशन लग क्या था सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग विकल्पों का उदाहरण देने से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीखने में सहायता मिल सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम टैग वर्ड को तैयार कर लीजिए अच्छे से, और इसको इसके सहायता से आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा निगलेक्ट कर सकेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएगा। क्योंकि नेगलेक्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। जहाँ निगेटिव मतलब नहीं पूछा रहेगा उसमें हमको निगेटिव ढूंढना रहेगा आंसर में, और जहाँ पॉजिटिव वे में पूछा रहेगा उसमें हम पॉजिटिव को मतलब ध्यान में रखते हुए देखेंगे। इसमें हमें बालकों को ज़्यादा मान्यता देनी है, इसको ये ध्यान में रखते हुए हमें इसका प्रयोग करना है शिक्षण शास्त्र का। फिर ये क्या था, प्रतिभावना विद्यार्थी। प्रतिभावना विद्यार्थी इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें इसका आंसर देखते हैं। पहला क्या है, जानकारी को जल्दी वो और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। तथा दूसरा क्या है, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। जो प्रतिभावना वाले होते हैं उन्हें क्या होता है, गॉड गिफ्टेड जिसे बोलते हैं, जिसमें मतलब क्या होता है, बच्चे जो सोचने समझने की क्षमता मतलब बहुत तीव्र होती है। इसमें क्या होता है, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है। सरल और बच्चे क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं, इन्हें मतलब क्या होता है, कठिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होता है, जो जानकारी को अच्छे तरीके से हासिल कर लेते हैं। एक बार में पढ़ाएंगे उसको जल्दी से जल्दी, बहुत बच्चे होते हैं क्लास में जिन्हें जानकारी जल्दी से जल्दी एक भी बार में पढ़ाएंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं, वह मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ये भी गलत हो जाएगा। जिसको क्या हो जाएगा, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें क्या होता है, हर चीज जो होता है वो जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। वो ये कक्षा में बच्चा एक क्वेश्चन को जे कोई एक टॉपिक पढ़ाए तो कोई बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाता है, कोई बच्चों को 2-3 बार में समझ में आ जाता है। तो ये प्रतिभावना वाले विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें एक ही बार में जल्दी तरीके से वो समझ जाते हैं हर क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न को उत्तर देने के लिए सहज अनुभव लगाने के लिए डैश करना चाहिए। ये क्या होता है, जो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न को उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, अनदेखा, ये गलत हो जाएगा। दंडित, ये भी गलत हो जाएगा। अवरुद्ध, ये भी गलत हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एक सहज अनुमान लगाने के लिए क्या होता है, उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए बच्चों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को हाल ही हाल ही में संप्रदाय पर विवरण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव को ध्यान में रखते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, विभिन्न उपसंपत्तियों के बीच संबंध को क्रियान्वित करना चाहिए, ये तो सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना चाहिए। हाँ, जो कोई भी समझाओ, कोई भी टॉपिक समझाओगे तो उसमें उदाहरण भी देनी चाहिए और गैर उदाहरण भी देनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा क्या है, अधिग्रहण जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना चाहिए, ये भी सही है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, बिना समझे नकल करने के लिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव जब पूछा तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अनुसार ये सही हो जाएगा। इसमें नेगेटिव टैग वर्ड देखेंगे किससे बचना चाहिए, तो इसमें हम नेगेटिव को देख देंगे। ये सब पॉजिटिव सेंस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के
पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है कि कौन सी किस तरह से पाठ्यक्रम जो होगा जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सके। पहला देखते हैं, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़े हों। यार बिल्कुल सही है ये। फिर दूसरा क्या है, जो अधिक चुनौतियों और जटिलताएं हों। ये तो गलत होगा, इसमें अत्यधिक जटिलताएं और चुनौतियां। फिर जो उनके दैनिक जीवन के लिए जो जीवन दैनिक से मतलब प्रासंगिक होते तो ये सही हो जाता, ये अप्रासंगिक है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर जो अमूर्त से और सरल की ओर, ये भी गलत हो जाएगा। मूर्त से मतलब क्या, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जो उनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हो, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, सामर्थ्य सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं, पहला क्या है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास होना चाहिए, विकास करना। दूसरा क्या है, बच्चों के विचारों और उनके अनुभवों को जगह देना। तीसरा क्या है, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। चौथा क्या है, एक उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा क्या हो जाए, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। हाँ, बच्चों के बारे में यहाँ देखो, बच्चों के बारे में दिया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। एक उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के लिए संबंधित नहीं है, क्या होता है, सामाजिक संदर्भों से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। जो सामाजिक संदर्भों से संबंधित होता तो सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को नए संप्रत्य पढ़ते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसमें भी देखो यहाँ निगेटिव टैग वर्ड है, तो इससे हमें किससे बचना चाहिए, उसको हम ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, विद्यार्थियों, पहला क्या है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए कहें। फिर दूसरा क्या है, उन संपत्तियों से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। तीसरा क्या है, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़े। फिर चौथा क्या है, नई जानकारी को पिछली जानकारी से जोड़े। किससे बचने चाहिए, इसमें हमें निगेटिव ढूंढना है। तो इसमें क्या है, उन्हें दिए गए उदाहरणों से में से समान गुण खोजने के लिए कहें, ये सही है। दूसरा क्या है, उन संपत्तियों से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, जो भी मतलब जो है गैर उदाहरण है उसको भी प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा क्या है, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, भैया ये गलत है, पहले हमें सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद हमें जटिल की ओर जाना चाहिए। पहले सरल से जटिल की ओर जाते हैं, जटिल से सरल की ओर नहीं जाते, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर इसमें निगेटिव टैग वर्ड दिया गया है, किससे बचना चाहिए, तो हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसमें नेगेटिव हो मतलब पूछेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें नेगेटिव आंसर के बारे में ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें जटिल से सरल की ओर बताया गया, हमें सरल से जटिल होता तो ये भी सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न को उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है, ये क्या होता है, इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चे स्मरण किए हैं इसके मतलब जो स्मरण पे आधारित प्रश्न किया जाता है, उस पर उत्तर देता है, तो विद्यार्थी क्या करता है, एक विचार कर रहा है कि इन कार्यों पे किस ओर संकेत की ओर, ऐसा मतलब विद्यार्थी ऐसा करने से विद्यार्थी देश का विकास कर रहा है। इसमें विलंबित नकल, ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, आत्मकेंद्रितता, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, अधिसंज्ञान, इसमें क्या होता है, अधिसंज्ञान मतलब सोचने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो रही है, वो मतलब
उत्तर दिया, मतलब रटने के बाद भी उत्तर दिया, तो उसके बाद में वो सोच रहा है कि ये किसकी ओर संकेत करा, तो अधिक संज्ञान की ये हो जाएगा। तीसरा सही है आपका। अति उचित, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण पर चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे एक लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। इसे हम कलन विधि कहते हैं या एल्गोरिथ्म विधि से बोलते हैं। इसमें एक चरण के बाद दूसरा चरण निर्देशित किया जाता है, तो ये कलन विधि हो जाएगा। स्वशोधित प्रणाली, ये भी गलत हो जाएगा। साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये भी गलत हो जाएगा। स्मृति सहायक विधि, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, एक चरण दर चरण के निर्देश के बारे में बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलन विधि के बारे में, एल्गोरिथ्म विधि के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? जो बच्चों में भ्रांतियां होती हैं उनके बारे में वो क्या बतलाती हैं, इसे हम देखते हैं। पहला है क्या, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच, ये तो गलत हो जाएगा। तर्कहीन सोच के बारे में बताएगा। फिर दूसरा क्या है, उच्च क्रम की भावनाओं और बौद्धिक क्षमताओं, ये भी उच्च क्रम की भावनाओं तथा बौद्धिक क्षमताएं, देखते हैं आगे। फिर तीसरा क्या, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, ये क्या है, ये सही हो जाएगा। ये अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, जो भ्रांतियां होती हैं वो क्या होती हैं विद्यार्थियों में, वो क्या होता है, भोली होती है, मतलब वो सहज समझ होती हैं, उसके बारे में मतलब क्या होता है, ये सही होगा आपके लिए। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ हो जाएगा इसका, क्योंकि उच्च क्रम की भावनाओं एवं बौद्धिक क्षमताएं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि भ्रांतियां दिया गया है ना, तो इसके हम उसके अनुसार आंसर देंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर ढूंढना है। फिर इसमें देखते हैं, गंभीर संज्ञात्मक कमियां और तांत्रिक संबंधित विकार, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही सही होगा। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? इसमें देखते हैं कौन सा कारण जो बच्चों में गर्व का कारण बन सकता है। पहला क्या, जब वो असफलता का कारण स्वयं को मानते हैं। दूसरा क्या है, जब बच्चा असफलता का कारण दूसरों को मानता है, ये तो भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, जब बच्चा सफलता का कारण स्वयं को मानता है, ये सही हो जाएगा। जब बच्चा सफलता का कारण स्वयं को मानता है, इसमें क्या होता है, तब बच्चों को जब कोई सफल काम किया तो उसे मतलब गर्व का कारण बन सकता है। विद्यार्थी मतलब खुद को गर्वान्वित करता है कि मतलब क्या है, हम सफलता की है, तो अपने आप को इसमें उन्हें गर्व की अनुभूति होती है बच्चा को, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, जब बच्चा सफलता का कारण दूसरों को मानता है, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें आपका तीसरा आंसर सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इसमें हम देखते हैं कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। पहला, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए जरूरी है, भाई सही है। दूसरा क्या है, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। भैया हमें शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए आंतरिक, जो अंदर से आपको, जैसे क्या, जो आंतरिक प्रेरणा हो, उसमें क्या होता है, उसमें दंड के लिए वो बाहरी, दंड क्या होता है, बाहरी जो हो जाएगा, बाहरी प्रेरणा हो जाएगा। फिर मुझे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। ये क्या होता है, मतलब ये प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसे ये प्रयास कर रहा है, उन्हें अंदर से कोई अनुभूति नहीं हो रही कि हमें ये करना चाहिए। चौथा क्या है, मुझे अपने साथियों को से प्रशंसा, या ये दूसरों, जो ये बाहरी क्या होता है, बाहरी प्रेरणा हो जाए, दूसरों से प्रशंसा और प्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की
समझ बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि हम अपना विकास करना, हमें नॉलेज होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा, जिसमें अपने बारे में सोचने की। तो दोस्तों, ये आपका आज का CDP आपका कंप्लीट हो गया। अब फिर हम अगले नेक्स्ट मतलब दूसरा फिर लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी तैयारी अच्छा हो। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सीटेट की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो इन्हें क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा तो उन्हें एग्ज़ाम में अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों यारों से बताइए और अच्छे से वो तैयारी करें, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।